अरे कोई पुलिस को बुलाओ, मेरी अलमारी से लाखों रुपए गायब हो गए। शांत रहिए सर। आपको किसी पे संदेह है? घर में कौन कौन आता जाता है? घर में तो पुराने नौकर हैं, लेकिन वो लड़का, हाँ वही रोज इस कोठी के पास घूमता रहता है, कबाड़ इकट्ठा करता है। आज सुबह भी यहीं था। अरे सुन, नाम क्या है तेरा? साहब राहुल। पैसे कहाँ छिपाए हैं? सच बोल दे। साहब मैंने कुछ नहीं चुरा, मैं तो बस कबाड़ छुपा। मत बोल। क्या सीधे नहीं मानेगा? चल थाने, वही सब याद आएगा। साहब मैंने सच में नहीं किया। अब कोर्ट में अपनी निर्दोषता साबित कर, वही पता चलेगा क्या सच है। आरोपी राहुल, क्या तुम्हारे पास केस लड़ने के लिए कोई वकील है? नहीं मानिए जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है। तो क्या तुम कानूनी मदद लेना चाहोगे? अदालत तुम्हें वकील दे सकती है। नहीं साहब, अगर इजाजत हो तो मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ। सुबह के ठीक 5 बजे थे, जब शहर अभी नींद की आगोश में डूबा हुआ था और सड़कों पर सिर्फ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पुरानी रेलवे ब्रिज के नीचे, जहां रोजाना कचरे का ढेर इकट्ठा होता था, काम की शुरुआत हो चुकी थी। प्लास्टिक की पुरानी थैलियां हवा में खड़खड़ाती हुई उड़ रही थीं। लोहे के टुकड़े आपस में टकराकर धातु की कर्कश आवाज पैदा कर रहे थे और चारों तरफ फैली गंदगी से उठती बदबू हवा में घुली हुई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था, ने अपनी खरखराती आवाज में कहा, जल्दी कर अर्जुन, सूरज निकल आया तो अच्छा सामान कोई और उठा ले जाएगा। अर्जुन ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी पुरानी फटी हुई बोरी को कंधे पर टांगा और आगे बढ़ गया। वो 17 साल का पतला दुबला लड़का था, जिसकी आंखों में थकान की गहराई दिखती थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता। उसके कंधे पर बोरी लटकी हुई थी, हाथ में टेढ़ी मेढ़ी लोहे की छड़ी थी जो कचरे को कुरेदने के काम आती थी। उसकी मां कई साल पहले एक गंभीर बीमारी से गुजर बसी थी, जिसका इलाज कराने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था, लेकिन बच नहीं पाई। पिता पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनके पैर इतने जख्मी हो गए कि अब वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे और घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई थी। उनका घर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल किनारे था। एक छोटा सा कमरा, जिसकी छत टीन की थी और दीवारें मिट्टी की, जहां बारिश में पानी टपकता रहता था। कचरा अर्जुन के लिए गंदगी नहीं था, यही उसकी रोजी रोटी का साधन था। इसी से घर चलता था, दवाइयां आती थीं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता था। कभी कभी उस कचरे में ऐसी चीजें मिल जाती थीं जो अमीरों के लिए बेकार होती थीं, लेकिन उसके लिए सोने की तरह मूल्यवान, जैसे कोई पुराना जूता, टूटा हुआ खिलौना या कभी कभी कोई किताब जो उसे दुनिया की नई झलक दिखाती थी। एक दिन जब वो पुराने समाचार पत्रों और चिथड़ों के ढेर में कुरेद रहा था, तो उसके हाथ में एक किताब लगी, जिसका कवर फटा हुआ था और धूल से सना हुआ, लेकिन ऊपर लिखा था भारतीय संविधान की मूल बातें। पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ जगहों पर स्याही धुंधली हो गई थी, लेकिन शब्द अभी भी पढ़ने लायक थे। अर्जुन ने बिना ज्यादा सोचे समझे उस किताब को अपनी बोरी में डाल लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये किसी काम आएगी या बेची जा सकती है। शाम को जब वो घर लौटा, पिता दवा लेकर सो गए थे और कमरे में सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी थी। तब उसने पहली बार वो किताब खोली। शब्द काफी कठिन थे, नागरिक, समानता, न्याय जैसे शब्द जिनका मतलब उसे पूरी तरह समझ नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश करता रहा। कई जगह अर्थ समझ नहीं आता था तो वो अनुमान लगाता या अगले दिन पास के सरकारी स्कूल की दीवार पर लगे नोटिस और पोस्टर पढ़कर नए शब्दों का मतलब जोड़ने की कोशिश करता। लेकिन एक वाक्य उसके मन में अटक गया, सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। उसने उस वाक्य को कई बार दोहराया और उसे लगा जैसे ये वाक्य सीधे उसके लिए लिखा गया हो, जैसे कोई उसे बता रहा हो कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और अमीर गरीब सब बराबर है। अगले दिन जब उसने ये बात अपने दोस्त असीम को बताई, जो उसी की तरह कचरा बीनता था, तो असीम जोर से हंस पड़ा और बोला, ये पढ़कर क्या करेगा तू? बराबरी? तू और वे अमीर लोग? हाँ भाई, सपने कम देख। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, उसने बस कहा, पता नहीं, लेकिन अगर किताब में लिखा है तो एक दिन सच जरूर होगा।
उस रात से वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। रात को मोमबत्ती की रोशनी में जब पिता सो जाते थे। कई शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन वो डिक्शनरी की तरह स्कूल के पोस्टरों से सीखता या कभी कभी बुजुर्गों से पूछता, और धीरे धीरे संविधान की मूल भावना उसके मन में बसने लगी। न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बातें जो उसके जैसे लोगों के लिए सपने जैसी लगती थीं। उस दिन भी सब कुछ पहले जैसा था। अर्जुन सड़क के किनारे पड़े कचरे में प्लास्टिक और लोहा अलग कर रहा था, पसीने से तरबतर, लेकिन मन में वही किताब की बातें घूम रही थीं। पास ही शहर के मशहूर व्यापारी का विशाल घर था, जो संगमरमर की दीवारों से घिरा हुआ था और उसके गेट पर चमकचमाती कारें खड़ी रहती थीं। अर्जुन अक्सर उसी रास्ते से गुजरता था, क्योंकि वहां अच्छा कबाड़ मिल जाता था। अमीरों के फेंके हुए सामान जैसे पुराने कपड़े, बोतलें या कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोपहर तक सब सामान्य चल रहा था। सूरज चढ़ चुका था और अर्जुन अपनी बोरी भर रहा था। तभी अचानक घर के अंदर से तेज शोर मचा। अंदर से एक महिला की घबराई हुई आवाज आई, चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई, लॉकर से लाखों करोड़ों रुपए गायब हैं। घर का मुख्य द्वार खुला और लोग बाहर निकल आए। मालकिन, नौकर चाकर सब इधर उधर भागने लगे। पूरा माहौल बदल गया। मालकिन फूट फूट कर रो रही थीं। उनके चेहरे पर डर और गुस्सा मिश्रित था और वे बार बार कह रही थीं, कैसे हो सकता है, लॉकर तो बंद था। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंच गईं और अधिकारी नीचे उतरकर जांच शुरू कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में पूछा, आज सुबह यहां कौन कौन मौजूद था? मालकिन की नजर चारों तरफ घूमी और अचानक अर्जुन पर ठहर गई, जो दूर खड़ा अपनी बोरी संभाल रहा था। वही लड़का रोज यहां घूमता रहता है, शक उसी पर है। अर्जुन ने अपनी छड़ी को जोर से पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूं। मालकिन ने तेज आवाज में कहा, तो रुपए उड़ गए क्या? रोज यहीं चक्कर लगाता है, बहुत समझदार बन रहा है, चलो थाने, वहीं सच निकलेगा। अर्जुन ने फिर कहा, साहब मैं सच कह रहा हूं, मैं अंदर गया ही नहीं। लेकिन तभी उसका दोस्त असीम दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब ये चोरी नहीं कर सकता, हम दोनों तो बस। लेकिन असीम बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कांस्टेबल ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया और चिल्लाया, बहुत बकवास करता है, वकील बनेगा क्या तू? असीम ने होंठ दबा लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हम गरीब हैं साहब, चोर नहीं। लेकिन पुलिस ने दोनों को वैन में बिठा लिया और भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, ऐसे ही लोग होते हैं, मौका मिले तो हाथ साफ कर लेते हैं। थाने में रात भर पूछताछ होती रही। अर्जुन को एक छोटे से कमरे में बिठाया गया था, जहां दीवारें गंदी थीं और रोशनी कम थी, और अधिकारी बार बार वही सवाल पूछते, कब अंदर घुसा, रुपए कहाँ छुपाए? अर्जुन बार बार कहता, मैं अंदर गया ही नहीं, लेकिन वे नहीं मानते। उसके पास न वकील था, न कोई जानकार जो उसकी मदद कर सके। सिर्फ उसकी सच्चाई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लग रही थी। रात गहराती गई और आखिरकार उसे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां लोहे की सलाखों के पीछे बैठा वो दीवार से टिका रहा। उसके मन में डर और गुस्सा दोनों घुमड़ रहे थे। पहली बार उसे लगा कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं होता, उसे प्रमाणित भी करना पड़ता है, और प्रमाणित करने के लिए सिर्फ साहस नहीं, समझदारी भी चाहिए। अगले दिन खबर पूरे इलाके में फैल गई। कबाड़ी लड़का चोरी के मामले में पकड़ा गया और लोगों ने बिना जाने मान लिया कि वो दोषी है, क्योंकि ऐसे लोग ही तो करते हैं। लॉकअप में अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। दिन भर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। शक उसी पर है, थाने चलो, ऐसे ही लोग। उसने धीरे से खुद से पूछा, अगर कानून सबके लिए समान है तो मुझे ही क्यों इतना डर लग रहा है? वो दीवार से टिका रहा और अब उसे समझ आ रहा था कि सिर्फ सच कहना पर्याप्त नहीं। अगर कोई सुनने को तैयार ना हो तो खुद को खड़ा करके अपनी बात मनवानी पड़ती है। रात को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा अपनी किताब की बातों पर और तय किया कि वो चुप नहीं रहेगा। अगली सुबह अर्जुन को पुलिस वैन में बिठाकर जिला अदालत ले जाया गया। हाथों में हथकड़ी नहीं थी, लेकिन रास्ते में लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब ये सिर्फ आरोप नहीं रहा, अब उसे खुद अपनी सफाई देनी होगी।
कोर्टरूम के अंदर हल्की सरसराहट चल रही थी। पुरानी लकड़ी की बेंचों पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और हवा में कागजों की महक फैली हुई थी। जब उसका नाम पुकारा गया, राज्य बनाम अर्जुन, तो कई सिर उसकी तरफ मुड़े और पीछे से किसी ने धीरे कहा, अरे वही कबाड़ बीनने वाला। दूसरी आवाज आई, हाँ उसी पर चोरी का केस है। अर्जुन ने सिर नहीं झुकाया, वो सीधे सामने देखता खड़ा रहा, लेकिन वे शब्द उसके कानों तक पहुंच गए थे। सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, आरोपी घटना के समय मौके पर मौजूद था। उसे कई बार उस घर के आसपास देखा गया है। परिस्थितिजन्य सबूत उसके खिलाफ हैं। जज ने शांत स्वर में पूछा, क्या आरोपी के पास कोई वकील है? अर्जुन ने इधर उधर देखा। उसके पिता पीछे बेंच पर बैठे थे। उनका कमजोर शरीर और लाचार चेहरा देखकर दिल दुखा, क्योंकि उनके पास वकील रखने के पैसे नहीं थे। सरकारी वकील ने कहा, यदि आरोपी चाहे तो कानूनी सहायता दी जा सकती है। जज ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम कानूनी मदद चाहते हो? अगली तारीख दी जा सकती है। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। उसे वही पुरानी किताब याद आई जो कूड़े में मिली थी। रात को पढ़ता था, सब नहीं समझ आता था, लेकिन एक बात साफ थी, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। उसे वो वाक्य याद आया, कानून सबके सामने समान है। उसने धीरे से हाथ उठाया और बोला, माननीय जज साहब, क्या मैं खुद अपनी बात रख सकता हूँ? जज ने पूछा, क्या तुम्हें कानून की जानकारी है? अर्जुन ने कहा, पूरी नहीं, लेकिन जितना समझ सका उतना अपनी सफाई के लिए काफी है। जज ने थोड़ा विचार किया, फिर कहा, ठीक है, सुनवाई शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, अदालत में हर शब्द की जिम्मेदारी होती है। सरकारी पक्ष ने गवाह पेश किया। घर की मालकिन खड़ी हुई और बोली, सुबह लॉकर खुला पड़ा था, रुपए गायब थे और बाहर सिर्फ यही लड़का दिखा था। उसने उंगली से अर्जुन की तरफ इशारा किया। रोज यही मंडराता रहता है, ऐसे लोग चोरी करते हैं। अदालत में कोई खास हलचल नहीं हुई, लेकिन अर्जुन चुप खड़ा रहा और ये आखिरी बात उसके मन में गहराई तक उतर गई। जज ने उससे कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मैं रोज वहां से गुजरता हूं क्योंकि वहां कबाड़ मिलता है, लेकिन उस दिन मैं अंदर नहीं गया। अगर चोरी करता तो बाहर क्यों खड़ा रहता? जज ने पूछा, तुम ये साबित कर सकते हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसे उस सुबह की हर घटना याद थी। दूध वाले से बहस, दुकान से पानी खरीदा और कूड़े से टूटा मोबाइल निकाला। उसका दिन लगभग रोज जैसा था। वो जानता था अंदर नहीं गया था। फिर उसने कहा, उस दिन सुबह मैं दूध वाले से बात कर रहा था, पास की दुकान से पानी लिया, कूड़े से टूटा मोबाइल निकाला, मैं बाहर ही था। अगर शक है तो साबित कीजिए, क्या घर के बाहर कैमरा लगा है? मालकिन बोली, हाँ कैमरा है, लेकिन उस दिन की रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्या सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश हुई है? सरकारी वकील बोला, जांच अभी जारी है। जज ने कहा, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अगली बार सीसीटीवी फुटेज पेश की जाए। अर्जुन को वापस ले जाया गया। लॉकअप में जाते हुए उसने सोचा, अगर सच मेरे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन सच को साबित करना आसान नहीं होता। बाहर पिता खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और उन्होंने पूछा, बेटा अब क्या होगा? अर्जुन ने पिता की आंखों में देखा और कहा, बाबा, अगर कानून वाकई समान है तो मैं उसे साबित करके रहूंगा। अगली सुनवाई के दिन अदालत के बाहर ज्यादा भीड़ थी। अब ये मामला छोटी चोरी का नहीं रहा था। कबाड़ बीनने वाला लड़का खुद अपना केस लड़ रहा है, ये खबर शहर में फैल चुकी थी। कुछ लोग उत्सुकता से आए थे, कुछ तमाशबीन और कुछ ये देखने कि क्या सच में बराबरी नाम की कोई चीज है। अर्जुन इस बार चुप था, लेकिन हिचकिचाहट नहीं थी। पिछले दिनों में उसने थाने की हर बात को याद किया था। उसे पता था घर के बाहर 2 कैमरे लगे हैं, एक मुख्य गेट पर, दूसरा पोर्च के पास। चोरी सुबह बताई गई थी और उसी वक्त वो दूध वाले से बहस कर रहा था, क्योंकि दूध वाला उधार देने से मना कर चुका था। जज के सामने सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, आज हम सीसीटीवी फुटेज पेश कर रहे हैं। वीडियो चला। अदालत में खामोशी छा गई। सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। सुबह का समय, गेट खुलता बंद होता दिखा। कुछ नौकर अंदर बाहर जा रहे थे। एक फ्रेम में अर्जुन दूर सड़क पर दिखा, बोरी कंधे पर, कूड़े के पास झुका हुआ, लेकिन अंदर जाते हुए वो कहीं नहीं दिखा। सरकारी वकील बोला, फुटेज में आरोपी मौके पर मौजूद था, ये संदेह बढ़ाता है। अर्जुन ने कहा, साहब, फुटेज में दिखाइए कि अंदर कौन गया और बाहर आया।
वीडियो आगे बढ़ा। करीब 15 मिनट बाद एक आदमी दिखा, सफेद कमीज, सिर पर टोपी। वो तेजी से गेट पर आया, रुका और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद तेज चाल से बाहर निकला। अर्जुन ने इशारा किया, ये कौन है? मालकिन बोली, शायद माली होगा। जज ने पूछा, नाम क्या है? सुरेश। माली रोज आता है, उसका कोई लेना देना नहीं। अर्जुन ने कहा, माननीय जज साहब, अगर सिर्फ संदेह पर मुझे पकड़ा गया तो फुटेज में दिखने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या सुरेश से जांच हुई? सरकारी वकील बोला, शुरुआती जांच हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने पूछा, क्या उसके घर की तलाशी हुई? नहीं। अगर गरीबी से शक मुझ पर हुआ तो वीडियो में दिखने वाले दूसरे पर क्यों नहीं? जज बोले, अदालत सबूतों पर चलती है, भावनाओं पर नहीं। अर्जुन ने कहा, तो पूरा सबूत दिखाइए, सिर्फ मेरा चेहरा नहीं। स्क्रीन दोबारा चलाई गई। गेट का दृश्य आगे बढ़ा। उसी वक्त घर के अंदर की लाइट कुछ पल के लिए गई, फिर जल उठी। जज ने पूछा, शिकायत में इसका जिक्र है? नहीं। अर्जुन बोला, अगर लॉकर उसी वक्त खोला गया तो बिजली क्यों गई? सरकारी वकील के पास जवाब नहीं था। जज ने कहा, अगली तारीख तक माली सुरेश को पेश किया जाए और पूरी जांच रिपोर्ट दी जाए। अदालत स्थगित। सुनवाई खत्म होने पर अर्जुन के कदम पहले से मजबूत थे। आज सवाल सिर्फ उस पर नहीं थे, जांच में कमी साफ हो गई थी। लेकिन वो जानता था, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगर असली चोर पकड़ा गया तो सवाल उठेंगे कि बिना सबूत के एक लड़के को क्यों पकड़ा गया। बाहर पिता खड़े थे। इस बार डर कम था और उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ अंदर? अर्जुन ने कहा, वीडियो दिखाया गया, अब सच सामने आएगा। उसी समय भीड़ में एक आदमी उसे घूर रहा था। सफेद कमीज, सिर पर टोपी, वही जो स्क्रीन पर दिखा था। उसकी नजरें नहीं हटीं। अर्जुन ने उसे पहचान लिया। अगली तारीख पर अदालत में और ज्यादा लोग थे। बाहर भीड़ थी, पीछे से आवाजें आ रही थीं, आज माली आएगा, आज सच खुलेगा। सुरेश मौजूद था, वही सफेद कमीज वाला। वो गवाही के लिए खड़ा हुआ। सरकारी वकील ने पूछा, आप उस दिन काम पर गए थे? हाँ, रोज जाता हूं। क्या किसी को अंदर जाते देखा? नहीं साहब। अर्जुन ने पूछा, सुरेश भाई, आप उस दिन कितने बजे अंदर गए? सुबह करीब 8:30 बजे। कितनी देर रहे? बस 5-10 मिनट। अर्जुन ने जज से कहा, माननीय न्यायालय, फुटेज में यह व्यक्ति करीब 15 मिनट अंदर रहा और उसी दौरान बिजली गई थी। सुरेश बोला, मुझे नहीं पता बिजली क्यों गई। अर्जुन ने पूछा, क्या यह सच नहीं कि पिछले महीने आपकी मजदूरी रोकी गई थी? सरकारी वकील बोला, आपत्ति, यह अप्रासंगिक है। अर्जुन ने कहा, प्रासंगिक है क्योंकि चोरी उसी दिन हुई जब पैसों की बात हुई थी। जवाब दो। सुरेश बोला, हाँ, मजदूरी रोकी गई थी। अर्जुन ने पूछा, क्या उस दिन लॉकर वाले कमरे में गए थे? ये सब अनुमान है, आरोपी ध्यान भटका रहा है। अर्जुन ने कहा, अगर अनुमान है तो पुलिस ने मेरी बोरी क्यों तलाशी ली? क्या सुरेश के घर की तलाशी हुई? जज ने कहा, जांच अधिकारी को बुलाओ। क्या सुरेश के घर की तलाशी हुई? नहीं। माननीय न्यायालय, क्यों? शुरुआत में संदेह आरोपी पर था। अर्जुन ने कहा, क्या संदेह मेरे कपड़ों पर था या गरीबी पर? सुरेश बोला, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने सिर्फ क्या? मैंने लॉकर देखा था, मालकिन ने पासवर्ड बदलने को कहा था। जज ने कहा, माननीय न्यायालय, लॉकर पर कोई तोड़फोड़ नहीं मिला, पासवर्ड से खोला गया था। सुरेश बोला, मैंने पैसे नहीं लिए, मेरे छोटे भाई ने लिए, मैंने बस उसे बताया था कि घर में बहुत पैसे हैं। जज ने कहा, सुरेश और उसके भाई की गहन जांच हो। अगली सुनवाई तक आरोपी अर्जुन को न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाता है। अंतिम सुनवाई का दिन था। अदालत में पहले से ज्यादा लोग थे। सब जानते थे आज फैसला आएगा। जांच पूरी हो चुकी थी। सुरेश के भाई के घर से काफी नकदी बरामद हुई। रिपोर्ट में दर्ज था कि लॉकर बिना तोड़फोड़ के पासवर्ड से खोला गया। कॉल रिकॉर्ड से पता चला, चोरी से पहले रात सुरेश और उसके भाई में लंबी बातें हुई थीं। जज ने कहा, अदालत के सामने पेश सबूतों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और बरामदगी से साफ है कि आरोपी अर्जुन पर लगे आरोप सिद्ध नहीं होते। उसे तुरंत बरी किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि जांच की शुरुआत में पक्षपात हुआ। किसी की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्तर सबूत नहीं हो सकता। न्यायालय जांच एजेंसी को निष्पक्षता और सावधानी की सख्त हिदायत देता है। अदालत आरोपी अर्जुन को सभी आरोपों से मुक्त घोषित करती है। अदालत ने जांच की जल्दबाजी पर टिप्पणी भी दर्ज की। अर्जुन को बोलने का मौका दिया गया। वो खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, अगर मैं पढ़ना ना जानता
तो शायद बोल भी ना पाता। मुझे कानून पूरा नहीं आता, लेकिन इतना समझ आया कि सवाल उठाना जरूरी है। गरीब होना कोई अपराध नहीं। बाहर निकलते वक्त वही लोग खड़े थे जिन्होंने पहले शक की नजर से देखा था। इस बार कोई कुछ नहीं बोला। दूध वाला आगे आया और धीरे से बोला, उधार अभी बाकी है, लेकिन आज चिंता मत कर। सुनेश को पुलिस हिरासत में ले गई थी। जाते वक्त उसने एक बार अर्जुन की तरफ देखा, फिर नजरें नीची कर लीं। अगले दिन भी अर्जुन को सुबह उठना था, पिता की दवा लेनी थी। घर वही रहेगा, लेकिन अब एक बात उसके मन में घर कर चुकी थी। आवाज तब तक छोटी रहती है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय वकील उससे मिलने आया। उसने कहा, अगर पढ़ाई जारी रखना चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। हर मुकदमा जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कुछ मुकदमे समझने के लिए भी लड़े जाते हैं। उस रात अर्जुन ने फिर वही पुरानी संविधान की किताब खोली। इस बार वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो तैयारी कर रहा था। संदेह हमेशा आसान रास्ता चुनता है, सच कठिन रास्ता अपनाता है। कपड़े, हालात या गरीबी किसी को दोषी नहीं बनाते, लेकिन चुप रहना कई बार अन्याय को ताकत दे देता है। बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं लिखी होती, उसे खड़े होकर हासिल करना पड़ता है। अब अर्जुन न सिर्फ कचरा बीनता था, बल्कि शाम को किताबें पढ़ता और धीरे धीरे अपने जैसे दूसरे बच्चों को भी सिखाने लगा कि कानून क्या है और कैसे अपनी आवाज उठानी चाहिए। उसकी कहानी शहर में मिसाल बन गई और लोगों ने समझा कि न्याय की राह में गरीबी बाधा नहीं, बल्कि साहस जरूरी है।